हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 97। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो की सहायता से होमरकालीन यूनानी सभ्यता को जानेंगे और समझेंगे। होमरकालीन यूनानी सभ्यता के बारे में हमें गूगल से अधिक नहीं मिलता है और ये बीए में प्राचीन इतिहास का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से होमरकालीन यूनानी सभ्यता को पढ़ेंगे। होमरकालीन यूनानी सभ्यता का परिचय। मध्यकाल की प्रारंभिक 2 शताब्दियों को वीर गाथा काल कहा जाता है। वीर गाथा काल की अंतिम शताब्दी 850 से 750 ईस्वी में होमर तथा हेसियड नामक 2 कवि आए, जिनकी रचनाओं से मध्यकाल के विषय में जानकारी मिलती है। होमर की कृतियों को यूनानी बाइबल कहा जाता है। इसमें होमर कृत में जो होमर की 2 रचनाएं थी वो इलियड और ओडिसी विशेष महत्वपूर्ण है। इसमें जो है संस्कृतियों, घटनाओं का वर्णन के साथ साथ इसके पहले की संस्कृति यानी इसके पूर्ववर्ती संस्कृतियों का विवरण मिलता है। ये सारा विवरण किससे मिलता है? होमर की रचनाओं से। इसलिए मध्यकाल को होमर काल के नाम से संबोधित किया जाता है। होमर की कृतियों के अध्ययन से संस्कृति और सभ्यता का विवरण प्राप्त होता है, और जो संस्कृति और सभ्यता का विवरण मिलता है वो इस प्रकार है। ये है होमर। राज्य व्यवस्था। होमर काल में राज्य की व्यवस्था अत्यंत प्रारंभिक स्थिति में थी। प्रत्येक जो राज्य बनाए जाते थे, ये राज्य है और कई ग्राम समूहों को मिलाकर एक शिथिल संगठन मात्र था, यानी बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं थी। इसमें बहुत नियंत्रण नहीं था। ऐसा शिथिल एक संगठन था राज्य उस समय में। इन ग्राम समूहों के निवासी अपने को किसी पूर्वज की संतान मानते थे और ये सामंत के अधीन रहते थे। जो सामंत सबसे अधिक शक्तिशाली होता था वही राजा बना दिया जाता था। राजा पृथ्वी का देवता समझा जाता था, उसके दैवीय अधिकार थे। उसके अतिरिक्त राजा को लौकिक अधिकार भी प्राप्त थे और वह राज्य की सेना का प्रधान संचालक था, यानी वो सेना का संचालक भी करता था और युद्ध में जो भी आक्रमण होता था उसका नेतृत्व राजा करता था। राजा धर्माधीश था, उसी के निर्देशन में जो है धार्मिक क्रियाकलाप का संपादन किया जाता था। राजा सर्वोच्च न्यायाधीश माना जाता था। इसके अधिकार पर नियंत्रण रखने के लिए 2 प्रधान समितियां थी, यानी राजा को देवता के तुल्य समझा जाता था, लेकिन अब ऐसे में तो वो निरंकुश होने की संभावना रहेगी ना, इसलिए उस पर नियंत्रण रखने के लिए 2 प्रधान समितियां बनाई गई थी, ब्यूल और दूसरी है एगोरा। ब्यूल सामंतों की सभा थी और एगोरा जो है स्वतंत्र नागरिकों की सभा थी। और यहाँ पे कर व्यवस्था का अभाव था। अब यहाँ पे कर व्यवस्था नहीं थी तो ये राज्य व्यवस्था कैसे संचालित होता था? तो यहाँ पे कर व्यवस्था अभाव था, तो राज्य की आय जो है भेंटों से और लूट मार पर निर्भर होती थी, यानी कि जो जनता दे देती थी भेंट के तौर पे, और जो राजा इधर उधर छोटे छोटे क्षेत्रों में लूट मार कर लेता था या जीत लेता था तो उससे उसे आय प्राप्त होती थी। इस युग में राज्य संगठन कितना शिथिल था, यह इस उदाहरण से ज्ञात होता है कि इथेका राजा का स्वामी ओडाइसियस अपने राज्य से 20 वर्ष तक अनुपस्थित रहा। बताइए, अब कोई राजा ही अपने राज्य से 20 वर्ष तक अनुपस्थित है तो ये कितना शिथिल है, यानी कोई व्यवस्था ही नहीं थी। तो यही है कि राज्य व्यवस्था उस समय बहुत प्रारंभिक स्थिति में था और जो कुछ ग्राम समूह थे वो वही राज्य का उन्हीं को मिलकर राज्य बनता था, और वहाँ के जो लोग थे वो अपने आप को किसी पूर्वज का संतान मानते थे और सामंत के अधीन थे। जो सामंत सबसे अधिक शक्तिशाली होता था उसी को राजा बना दिया जाता था। राजा पृथ्वी का देवता समझा जाता था और उसको दैवीय अधिकार प्राप्त थे। वो जो बोलता था वही नियम बन जाता था, मतलब उसी को राजा के निर्णय देवता की बोली समझकर उसको स्वीकार कर लेते थे। और राजा धर्माधीश था, यानी धार्मिक निर्णय भी वही करता था और धार्मिक क्रियाकलापों का भी संपादन राजा द्वारा किया जाता था, राजा के निर्देशन में किया जाता था। और राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश भी राजा माना जाता था और उसके नियंत्रण के लिए ब्यूल और एगोरा 2 समितियां थी। नेक्स्ट है आर्थिक व्यवस्था।
इस काल में जो आर्थिक दशा शोचनीय थी। राज्य व्यवस्था भी प्रारंभिक स्थिति में थी, आर्थिक दशा भी शोचनीय थी। शोचनीय मतलब बहुत खराब थी आर्थिक दशा। इस युग में जो है कृषि कार्य किया जाता था। आखेट मतलब वो शिकार होना करना और पशुपालन इस टाइम पे चलता था। और गाड़ियाँ बनाने वाले बढ़ई, जैसे कि उस टाइम पे व्यापार करने के लिए जो गाड़ियाँ होती थी उसके बनाने के लिए बढ़ई, हथियार बनाने के लिए लोहार, स्वर्णकार, कुम्हार के अतिरिक्त विशिष्ट उद्योग धंधे में कुशल कारीगरों का अभाव था। यानी छोटे मोटे ही उस समय लोहार, स्वर्णकार, कुम्हार थे और बड़े जो कुशल कारीगर होते हैं उनका पर्याप्त अभाव था वहाँ पे। प्रत्येक परिवार को जितने भी औजार चाहिए होते थे, कपड़े चाहिए होते थे और खाद्यान्न के लिए स्वयं बनाना पड़ता था और स्वयं ही उत्पन्न करना पड़ता था। व्यापारियों का अस्तित्व संभवतः नहीं था। धन प्राप्त करने के लिए जो है युद्ध और लुटेरों की वृत्ति अपनाई जाती थी। यानी युद्ध और लुटेरे का काम किया जाता था। यूनान की आर्थिक दशा को देखने से ज्ञात होता है कि इनकी सभ्यता जो है ग्रामीण थी और नगर जीवन की संकीर्णता अभी इनमें नहीं आई थी। यानी कि उस समय की जो सभ्यता बहुत ग्रामीण थी और नगरीय जीवन की कोई भी विशेषता वहाँ पे नहीं दिखाई देती थी। तो आर्थिक व्यवस्था में हमने क्या समझा कि यह बहुत दशा शोचनीय थी। कृषि कर्म यानी कृषि कार्य होता था, पशुपालन होता था और आखेट यानी कि शिकार किया जाता था। और जितने भी वहाँ पे उस टाइम पे औजार बनाने के लिए और गाड़ी बनाने के लिए जितने भी व्यक्ति चाहिए होते थे या कुशल कारीगर चाहिए होते थे वो सब वहाँ पे अभाव होता था। जिसको जो ज़रूरत होती थी वो खुद बना लेता था और खुद ही उत्पन्न करता था। ठीक है। और अगर कोई धन की आवश्यकता है तो युद्ध और लुटेरे जैसे काम किए जाते थे। नेक्स्ट है सामाजिक जीवन। आर्थिक जीवन की तरह समाज भी था। यानी सामाजिक जीवन बहुत उत्तम नहीं था, वो भी शोचनीय था। सुविधा की दृष्टि से समाज को दो भागों में बांटा गया। पहले वर्ग में राजा और सामंत थे, दूसरे वर्ग में कृषक और दास थे। इनमें अत्यंत भिन्नता थी। यानी कि पहला शासक बहुत धनी था और दूसरा शासित यानी बहुत गरीब और शोषित था। राजा एवं सामंत के वैभव का कारण दासों की संख्या मानी जाती है। यानी कि वहाँ पे बहुत वैभव हमें कैसे पता चलता है कि वहाँ पे उनके पास वो बहुत धनी थे, उनके पास दासों की संख्या बहुत थी। इससे हमें पता चलता है कि वो बहुत अमीर थे। इस युग की समाज की इकाई यानी परिवार थी। यानी परिवार, पूरे समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी जिसका नियंत्रण पिता के हाथों में रहता था। यानी कि उस समय का समाज पितृसत्तात्मक था। होमर काल की नारी उतनी स्वतंत्र नहीं थी जितनी कि मिस्र की थी, लेकिन ठीक ठाक उन्हें भी उतनी स्वतंत्रता ठीक ठाक पर्याप्त प्राप्त थी। वह सार्वजनिक कार्यों में पुरुषों के समान भाग लेती थी और पर्दे से अपरिचित थी। यानी उस टाइम पे पर्दा प्रथा नहीं थी। नेक्स्ट है धार्मिक जीवन। समकालीन विश्व की अन्य संस्कृतियों की तरह यूनानी अनेक देवी देवताओं के उपासक थे। यानी कि उस समय जितनी भी समकालीन यानी उस समय होमरकालीन यूनानी सभ्यता के समय जो अन्य संस्कृतियां और सभ्यता थी वो भी वहाँ भी अनेक देवी देवता की पूजा की जाती थी। यानी कि उस टाइम पे जितने भी सभ्यता चल रही थी सब बहुदेववादी थे। तो इसी तरह ये होमरकालीन सभ्यता भी बहुदेववादी थी। ठीक है। जिन देवी देवताओं की पूजा होती थी उनमें जियस, अपोलो और एथेना का नाम उल्लेखनीय है। जियस आकाश के देवता थे, अपोलो सूर्य के देवता थे और एथेना युद्ध की देवी थी। इन देवों के अतिरिक्त अन्य प्रकृति के प्रतीकों की भी पूजा की जाती थी। अब चूंकि ये बहुदेववादी थे तो सिर्फ 3 भगवान की पूजा नहीं हो सकती ना, जियस, अपोलो और एथेना की। कई जो प्रतीक होते हैं प्रकृति के उनके भी पूजा की जाती थी। क्रीट की भांति यूनान के निवासी बरगद और पाषाण की पूजा करते थे। जैसे वर्तमान में पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है वैसे ही उस टाइम पे बरगद और पाषाण की पूजा करते थे। और अकाल के देवता को हेडीज कहा जाता था। ठीक है। तो जियस आकाश के देवता थे, अपोलो सूर्य के देवता थे, एथेना युद्ध की देवी थी और अकाल के देवता को हेडीज कहा जाता था। और उस टाइम पे बरगद और पाषाण की पूजा की जाती थी। नेक्स्ट फिर अगला पैरा है होमरकालीन यूनानी धर्म की विशेषता यह है कि यह पूर्ण रूप से व्यवहारिक और लौकिक धर्म था। यानी सिर्फ लौकिक का मतलब होता है सिर्फ इस जन्म के बारे में बात करना, अगले जन्म, पुनर्जन्म या अगले जन्म की मृत्यु के बाद क्या होगा, इन सब बातों पे ध्यान नहीं दिया जाता था। तो यही है होमरकालीन यूनानी धर्म की विशेषता है कि पूर्ण रूप से व्यवहारिक है और लौकिक धर्म है।
अलौकिक टाइप में नहीं था ये। बेबीलोन के निवासियों की भांति यूनानी देवताओं को मनुष्य की दुर्बलताओं से ऊपर नहीं समझा जाता था। यहाँ पे मतलब जो देवी देवता थे वो मनुष्य के समान ही थे, कुछ एक दो चीज़ों से ये अंतर हो जाता था, नहीं तो उनको उन्हीं के समान समझा जाता था। मनुष्य जैसे मनुष्य में दुर्बलताएं होती हैं वैसे भगवान में भी दुर्बलताएं होती हैं, ऐसी मान्यता थी उस समय। ठीक है। देवताओं का आकार और रंग रूप पूरा मनुष्य के ही समान था। मनुष्य अमर नहीं थे और देवता अमर थे क्योंकि उन्होंने अमृत पी लिया था। तो देवता अमृत पीने के कारण अमर है। तत्कालीन देवताओं का निवास आकाश में नहीं होता था परंतु ओलंपियस नामक पर्वत में था। यानी कि जो होमरकालीन यूनानी धर्म के लोग हैं उनका मानना था कि भगवान आकाश में नहीं रहते, ओलंपियस पर्वत में रहते हैं और जिसकी ऊंचाई 1000 फीट थी। और देवी ओलंपियस पर्वत पर जो रहने वाले देवी देवताओं की प्रसन्नता के लिए ओलंपियस के समीप सभी खेल कूदों का आयोजन किया जाता था जिससे कि देख देख के भगवान खुश रहें। इन खेलों का पर्वत के नाम पर ओलंपिक नाम रखा गया। जो ओलंपिक गेम चलता है ये इसी पर्वत के नाम पे रखा गया है। यूनानियों की पराधीनता के कारण, यानी यूनानियों को बाद में किसी ने जीत लिया होगा जिससे कि यह खेल बंद हो गया, जिसका पुनः प्रारंभ 1895 ईस्वी में हुआ। आज ओलंपिक खेलों का विश्व में बड़ा महत्व है। ग्रीक खेलों में जुवेलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, मल्ल युद्ध, रथ दौड़, मैराथन दौड़ प्रमुख थे। नेक्स्ट है कला। यूनान ने आगे चलकर अपनी विकसित संस्कृति से विश्व सभ्यता को प्रभावित किया। यानी कि ये यहाँ पे ये है कि अभी प्रारंभिक स्थिति चल रही है लेकिन आगे चल के ऐसा नहीं कि ये आगे चलकर भी ऐसी रहेगी। आगे चल के यूनानी संस्कृति बहुत अत्यधिक विकसित हुई है और पूरी विश्व सभ्यता को प्रभावित किया है। कला की दृष्टि से होमर काल का अत्यंत प्रारंभिक अवस्था में रहा है। जैसे कि राज्य व्यवस्था आरंभिक स्थिति में थी, आर्थिक व्यवस्था आरंभिक स्थिति में थी, सामाजिक व्यवस्था भी ठीक ठाक थी, उसी तरह कला भी आरंभिक अवस्था में थी। जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं और जो होमर की कृति से हमें यह ज्ञात होता है कि इस काल के यूनानियों के जो भवन थे वो नितांत साधारण हुआ करते थे। यानी उस समय जो घर बनाए जाते थे या भवन बनाए जाते थे वो बहुत साधारण हुआ करते थे। जो ईंट का प्रयोग किया जाता है वो उनको धूप से सुखाया जाता था और मकान की दीवारें बनाते थे। यानी जो दीवार बनाते हैं, ये जो दीवार बनती है वो ईंट से बनती थी और जो फर्श बनती थी वो मिट्टी की होती थी और जो छत ये बांस से और लकड़ी से बनाया जाता था। भोजनालय एवं स्नानागार और स्तंभ का निर्माण किया जाता था। यानी कि उस टाइम पे भी भोजनालय और स्नानागार बनाए जाते थे परंतु इनकी संख्या में कमी थी क्योंकि ये सब प्रारंभिक अवस्था में था ना। तो प्रारंभिक अवस्था में जो भी बनाएंगे बहुत अधिक नहीं बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा अपने काम चलाने भर का बनाएंगे। वास्तुकार की प्रतिभा जो है राजा प्रसादों के निर्माण में भी अधिक चमकी है। यानी जो राजा प्रसाद बनाए जाते थे वो भवनों की अपेक्षा अधिक सुव्यवस्थित और सुंदर होते थे भवन की अपेक्षा, लेकिन उसमें भी उतने अलंकरण यानी उतनी साज सज्जा नहीं की जाती थी, उतना सजावट नहीं की जाती थी। और इनका जो निर्माण होता था राजा प्रसाद का वो स्वास्थ्य की दृष्टि से नहीं किया जाता था। यही कारण है कि इसमें ना तो रोशनदान था, ना खिड़कियाँ थी, ना तो धूप बाहर निकलने के लिए चिमनी थी। मूर्ति कला में भी कोई विशेष प्रगति नहीं हुई थी। निष्कर्ष। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि होमर कालीन यूनानी सभ्यता का जो रूप था अत्यंत साधारण था, परंतु इतना कहा जा सकता है कि यह जो काल था होमर काल वह परवर्ती काल के लिए एक पूर्व पीठिका के रूप में थी। यानी कि ये आगे आने वाली जितनी भी सभ्यता और संस्कृति है उसके लिए एक आधार थी। होमर काल के विषय में जो है वान सिकिल नामक इतिहासकार का कथन है कि यह काल किसी भी रूप में प्रवाहहीन नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं है कि यह सभ्यता यहाँ तक बढ़ी और रुक गई, यह लगातार बढ़ती गई। यही है कि प्रवाहहीन नहीं है, यानी प्रवाह इसमें है। इस समय उन संस्थाओं, कलाओं और विचारधाराओं का श्री गणेश हुआ जिन्होंने परिपक्व यूनानी संस्कृति को विशेषता प्रदान की। यानी कि इस होमरकालीन यूनानी सभ्यता में ऐसी कलाओं का, विचारधाराओं का श्री गणेश हुआ जो आगे आने वाली सभ्यताओं के लिए एक विशेषता प्रदान करी है। होमरकालीन कला
यह होमरकालीन सभ्यता जीवन की दृष्टि से हीन होते हुए भी सक्रियता की दृष्टि से उत्तम है। दर्शन एवं व्यवहार के क्षेत्र में यह अभी प्रारंभिक अवस्था में है। यानी कि देखा जाए तो ये सभी में प्रारंभिक अवस्था में है, लेकिन ये प्रवाहहीन नहीं है, ये बढ़ती ही जा रही थी आगे की ओर। तो ये था होमरकालीन यूनानी सभ्यता का विवरण। इसे संक्षेप में देख लेते हैं कि मध्यकाल की प्रारंभिक 2 शताब्दियों को वीरगाथा काल कहा गया। वीरगाथा काल की जो अंतिम शताब्दियों में 2 कवि आए जो बहुत प्रसिद्ध हुए, होमर और हेसियड। होमर की कृतियों को जो है, यानी होमर की रचनाओं को यूनानी बाइबल कहा गया। होमर की 2 प्रमुख कृतियाँ थी, इलियड और ओडिसी। इलियड और ओडिसी। होमर, और इसमें जो है होमर काल की घटनाओं और संस्कृतियों के बारे में बहुत अच्छे से विवरण मिलता है। पूर्व और इसके पहले की संस्कृतियों का भी विवरण मिलता है, इसलिए मध्यकाल को होमर काल के नाम से संबोधित किया जाता है। और राज्य व्यवस्था अत्यंत प्रारंभिक स्थिति में थी, और जो कई ग्राम समूहों को मिला के राज्य बना है, और जो वहाँ के लोग थे वो अपने आप को किसी पूर्वज से जोड़ते थे, और जो सबसे शक्तिशाली सामंत होता था वही राजा बना दिया था। तो राजा को देव के समान समझा जाता था। उसी के नेतृत्व में सेना आक्रमण करती थी, वही सेना का संचालक था, और धर्माधीश भी था और न्यायाधीश भी था। ठीक है, और इस पर नियंत्रण रखने के लिए 2 प्रधान समितियाँ थी, ब्यूल और एगोरा। कर व्यवस्था का अभाव था, और जो राज्य की आय थी भेंट और लूट मार पे चलती थी। नेक्स्ट था आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था दशा शोषणी थी। यहाँ पे जो मुख्य कृषि कार्य, आखेट और पशुपालन किया जाता था, और उद्योग धंधों के लिए जितने भी विशिष्ट उद्योग धंधे होते हैं वहाँ पे कुशल कारीगरों का अभाव था, और प्रत्येक परिवार अपने कार्य के लिए खुद ही काम करता था, यानी औजार, कपड़े, खाद्यान्न वगैरह खुद ही उत्पन्न करता था, खुद ही बनाता था। और सामाजिक जीवन था, यहाँ पे समाज 2 वर्गों में विभाजित था, राजा और सामंत हो गया, और दूसरा है कृषक और दास थे। ठीक है, तो और राजा और सामंत के वैभव में किससे पता चलता है, क्योंकि वहाँ पे दासों की संख्या अधिक मानी जाती थी। और परिवार जो है समाज की सबसे छोटी इकाई थी। नियंत्रण पिता के हाथ में था, यानी उस समय पितृसत्तात्मक फैमिली थी, और नारी उतनी स्वतंत्र नहीं थी जितनी कि मिस्र की, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत स्वतंत्रता प्राप्त थी। वो सार्वजनिक कार्यों में पुरुषों के समान भाग लेती थी, और पर्दा प्रथा उस समय नहीं था। नेक्स्ट था धार्मिक जीवन। ये लोग बहुदेववादी था, धर्म बहुदेववादी था। 3 प्रमुख देवता थे, जियस, अपोलो और एथेना। जियस आकाश के देवता थे, अपोलो सूर्य देवता थे, एथेना युद्ध देवी थी। इन देवों के अतिरिक्त अन्य प्रकृति के प्रतीकों की भी पूजा की जाती थी। अकाल के देवता हेडिस थे, बरगद और पाषाण की पूजा की जाती थी। और ये होमर काल की धर्म की प्रमुख विशेषता थी कि व्यवहारिक और लौकिक धर्म था, यानी कि इस समय पुनर्जन्म यानी मृत्यु के बाद के बारे में बात नहीं की जाती थी। ठीक है, और जो भगवान होते हैं वो मनुष्य की दुर्बलताओं से ऊपर नहीं समझे जाते थे, वो मनुष्य के ही समान दिखते थे, और अमृत पीने के कारण वो भगवान अमर हो गए थे। जो देवता थे वो आकाश में नहीं, ओलंपियस पर्वत में रहते थे। उनके मनोरंजन के लिए खेल कूदों की व्यवस्था की गई थी, और उसी के नाम पे, ओलंपियस पर्वत के नाम पे ही ओलंपिक गेम स्टार्ट हुआ था, जो कि आज ओलंपिक खेलों का विश्व में बड़ा महत्व है। कला की दृष्टि से भी अत्यंत प्रारंभिक स्थिति में थे, और जो छत, सूखे हुए ईंट उससे मकान की दीवारें बनते थे, फर्श मिट्टी के होते थे, और छत बांस और लकड़ी के होते थे। और जो राजप्रासाद बनाए जाते थे वो बहुत ना रोशनदान होता था, ना खिड़कियाँ होती थी, ना धूप होती थी। धूप निकलने के लिए चिमनी होती थी। और ये निष्कर्ष, यानी कि हमें इस सभ्यता के उपरोक्त विवरण से हमें यह ज्ञात होता है कि ये यूनानी जो सभ्यता थी वो बहुत साधारण थी, लेकिन ये प्रवाहहीन नहीं है। ये लगातार विकसित होती जा रही है, और ये आगे आने वाली संस्कृतियों के लिए एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करती है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे YouTube चैनल स्टडी 97 को फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।